और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने कहा था कि नतीजों के बाद दीदी का कुनबा बिखर जाएगा। पीएम की ये बात शपथ ग्रहण से पहले ही सच साबित हो रही है। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे मुकुल रॉय के बेटे समेत टीएमसी के 2 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। लेफ्ट के एक विधायक के साथ टीएमसी के 56 पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरक गई ममता दीदी की दीवार। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दीदी को झटका। दीदी के विधायक हुए बेगाने। दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। लोकसभा चुनाव के वक्त पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो आज सच साबित हुआ और इसी के साथ बंगाल में ममता दीदी का कुनबा बिखर गया। ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद आज एक और बड़ा झटका लगा। ममता की पार्टी से हाल ही में सस्पेंड हुए मुकुल रॉय के बेटे विधायक शुभ्रांशु रॉय और सीपीएम के विधायक समेत 56 से ज्यादा पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय इसे सिर्फ शुरुआत बताते हैं, आगे भी टीएमसी से बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी रहने वाला है। जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग का इधर में काम बनाना वो जरूरत हो जाएंगे। जो सब आदमी तृणमूल से भाग के सब बीजेपी में आ रहा है, तो ये आज के जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये हम बोल दिया। इसके साथ आउट बहुत आदमी है जो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो अभी हम टाइम मिला नहीं, सब इलेक्शन खत्म हुआ है, कल के बाद परसों हमारा इधर शपथ ग्रहण होना है, तो उसके बाद 1-2 तारीख से फिर अब देखेगा एमएलए का लाइन। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी के बंगाल में दिए भाषण पर मुहर लगाते हुए ममता बनर्जी को साफ तौर पर चैलेंज कर दिया कि 3 विधायक और 50 से ज्यादा पार्षद 3 निगमों के चेयरमैन ही नहीं बल्कि हर महीने इसी तरह टीएमसी से बीजेपी में लोग आते रहेंगे। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं। 3 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा है। आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी तो शुभकामना है ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बने ही रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट पीरियड करे तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी। पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको हम 21 में हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, पर यदि उनके लोग उनको छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें फिर कोई हमारी कोई गलती नहीं है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत से दीदी पहले ही परेशान थीं और अब उनकी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जाहिर है दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। शायद इसीलिए कुछ दिन पहले दीदी ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली, जिसे मुकुल रॉय ने दीदी का नाटक करार दिया था। इस तरीके से ये ड्रामाबाजी होता है, नाटक कर रहा है। वो कुर्सी से छोड़ के किधर भी जाएगा नहीं, वो कुर्सी का साथ रहेंगे जब तक उसको बंगाल जनता जनादेश देके कुर्सी से नहीं खिलाफ करेगी। एक वक्त बंगाल में लेफ्ट के अभेद्य किले को दीदी ने धराशायी किया था। उस वक्त उनके सबसे खास मुकुल रॉय थे। आज वही मुकुल रॉय दीदी के लिए विभीषण साबित हो रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की हमारे संवाददाता ऐश्वर्य ने। जिसके पास जनता होती है, जन समर्थन होता है, जन सलाह होता है, उसे हाथ शेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ममता जी अपनी पार्टी को संभाले और संभाल कर रखें। हमारी शुभकामनाएं कि 21 तक चले। यदि उनको विधायक छोड़कर भाग रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं। तो क्या बीजेपी बंगाल में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। हम तो जो लोग उनके आतंक से घबरा कर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं
उनमें भी हम फिल्टर लगाकर उनको ले रहे हैं जो बीजेपी के लायक हैं। सर और कितने नेताओं के आने का सर उम्मीद है सर? काफी लाइन संख्या में लोग खड़े हैं, पर हम फिल्टर करेंगे, जो बीजेपी के लायक होगा उसे मिलेंगे। टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए तुषार भट्टाचार्य ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है तुषार भट्टाचार्य, जो अभी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों पार्टीज के बीच में, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। क्या आपने सोचा था जब ज्वाइन करा था भारतीय जनता पार्टी, क्या दिमाग में आया आपके? ऐसा बहुत काम होता है जिस काम से वो देश का बहुत क्षति होता है। हाँ, उसको रोकने के लिए बीजेपी में शामिल हो। गवर्नेंस की बात की जाए तो आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस उस तरीके से गवर्न नहीं कर पाई? अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है वेस्ट बंगाल में तो वो अच्छी तरीके से गवर्न कर पाएगी स्टेट को? लेट अस होप फॉर द बेस्ट। मोर एमएलएज एंड एमएलसीज विल बी जॉइनिंग सर बीजेपी? बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहे कड़वे दौर के बीच भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। ममता 30 मई को दिल्ली आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। সাংবিধানিক সৌজন্যতা আমি অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার বা অন্যান্য চিফ মিনিস্টাররা প্রধানমন্ত্রী শপথ অনুষ্ঠানে বা রাষ্ট্রপতি শপথ অনুষ্ঠানে আমি যখন ইনভাইটেশন পাই তখন আমরা অনেক সময় অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করি, সেটা আমরা চেষ্টা করছি অ্যাটেন্ড করার। और उधर थोड़े से माने हैं राहुल और थोड़ा मनाना बाकी है। राहुल के इस्तीफे पर कांग्रेस में 5 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के हारने पर राहुल गांधी कुछ नेताओं से इस कदर रूठ गए हैं कि इस्तीफा देने पर उतारू हैं। कभी सोनिया राहुल गांधी को मनाती हैं, कभी प्रियंका। यहां तक कि अशोक गहलोत भी जयपुर से पहुंच गए और 12 तुगलक रोड पर आज भी राहुल गांधी को मनाने का दौर जारी रहा। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की मेहनत रंग लाई। राहुल गांधी 1 महीने के लिए इस्तीफे का त्याग कर रहे हैं और इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी को पूरी तरह से मनाने की तैयारी कर ली जाएगी। आपको दिखाते हैं राहुल के इस्तीफे की कहानी। आखिर क्यों राहुल अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं? राहुल गांधी अजीब सी उलझन में जा फंसे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। राहुल गांधी के दिलो दिमाग में एक ही लफ्ज बार बार घूम रहा है, इस्तीफा, इस्तीफा और इस्तीफा। पिछले 5 दिनों से राहुल के इस्तीफे की खबर ने कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। बड़े नेताओं का राहुल से मिलना जुलना लगा हुआ है। राहुल के मान मनौवल का दौर जारी है, लेकिन राहुल है कि मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस की करारी हार को लेकर राहुल गांधी आत्मग्लानि के घेरे में हैं, इसलिए इस्तीफा देकर हार की जिम्मेदारी अपने सिर लेना चाहते हैं। बाहर से देखने पर तस्वीर ऐसी ही नजर आती है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। राहुल इस्तीफा तो देना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे हार पहली वजह है, ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। आपको बताते हैं राहुल इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं और वो क्या खास वजह है जिसके चलते राहुल गांधी पिछले 5 दिनों से इस्तीफे की रट लगाए हुए हैं। वजह नंबर 1, वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी। वजह नंबर 2, मनपसंद टीम का न होना। वजह नंबर 3, कोर टीम में युवा नेताओं को शामिल नहीं करना। वजह नंबर 4, मध्य प्रदेश तक में कांग्रेस को सीटें नहीं मिलना। वजह नंबर 5, कांग्रेस की पूरे देश में करारी हार। कांग्रेस की हार से पहले कुछ और वजहें भी हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी इस्तीफा देने की पेशकश कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल से कर चुके हैं। दरअसल राहुल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है कुछ वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि जब चुनाव के लिए टिकट बांटे जा रहे थे तो उन नेताओं ने अपनी मनमानी चलाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल के इस्तीफे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो कुछ कैमरे पर बयान दे रहे हैं वो ऑल इज वेल का हवाला दे रहे हैं और बीजेपी को ये सिर्फ ड्रामा लग रहा है। सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, सभी ने अपना भरपूर प्रयास किया होगा। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये परंपरा रही है कांग्रेस में कि प्रदेश अध्यक्ष या और लोग त्यागपत्र देते हैं। जहां तक सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, मैं इस मत का हूं कि उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए राहुल जी को, बल्कि सभी से त्यागपत्र लेकर कांग्रेस को पुनर्गठन इस तरह करें जिससे आने वाली चुनौतियों का सामना कांग्रेस सक्षम नेतृत्व के साथ कर सके।
बुरी तरीके हार गई कांग्रेस, जो 3 महीने पहले जीती थी, तो उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं, इसलिए उनके विधायक विरोध कर रहे हैं उनका। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, हम तो सिर्फ बाहर से तमाशा देख रहे हैं। राहुल की मनोदशा समझने के लिए किसी राजनीति शास्त्र की जरूरत नहीं है, बात सीधी सी है। 2014 में राहुल उपाध्यक्ष थे। उस वक्त सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि कहा जाता है कि राहुल उस वक्त चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा थे। 5 साल बाद के चुनाव में पार्टी की कमान राहुल गांधी के पास थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें ही ला पाई। ऐसे में कांग्रेस की बुरी स्थिति की जिम्मेदारी सीधे राहुल गांधी की बनती है। कांग्रेस का 17 राज्यों से पूरी तरह सफाया हो गया है। बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी फेल हो गए, अब राहुल इस्तीफे पर अड़े हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सोच भी नहीं पा रहे, क्योंकि अध्यक्ष की सीट पर तो गांधी परिवार का ही कब्जा रहता है। लिहाजा राहुल को मनाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। 12 तुगलक लेन पर राहुल को मनाने के लिए कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, ये सभी कई घंटे तक राहुल के घर पर उन्हें मनाते रहे, लेकिन राहुल माने नहीं। काफी मनाने के बाद राहुल गांधी इस बात पर राजी हुए कि 1 महीने के अंदर कांग्रेस नया अध्यक्ष ढूंढ ले। तब तक राहुल गांधी कांग्रेस का कार्यभार देखते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत के साथ लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार पे बहुत ज्यादा संकट है। 50 करोड़ का ऑफर एक बीएचपी के देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसी दिन मैंने कहा था कि ये सरकार बनेगी और इसके बाद सबसे पहले ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है। पार्टी नेताओं से कई राउंड की मीटिंग के बाद राहुल गांधी का मन हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी इस्तीफे को टाला नहीं गया है। इस बीच राहुल को मनाने के लिए कई राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसमें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार और असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा शामिल हैं। कांग्रेस में कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम इसको स्वीकार करते हैं जो राहुल जी ने कहा कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। हमने सबको उसको नकारा और जो CWC की मीटिंग थी उसमें बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि हमने से कोई इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। खैर, राहुल का इस्तीफा 1 महीने के लिए टल गया है। इस बीच खबर है कि राहुल के लिए कांग्रेस का संविधान भी बदला जा सकता है, जिससे राहुल को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल सके। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि राहुल अपने पद पर बने रहे और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तब राहुल क्या करेंगे? कांग्रेस लोकसभा चुनाव क्या हारी, कई राज्यों में उसकी बनी बनाई सरकार पर आफत आ गई। शह और मात के खेल में कांग्रेस सरकार दांव पर लगी है। अब राजस्थान की गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर संकट आ गया है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के साथ साथ टूट की भविष्यवाणी भी की जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी कह रही है कि गहलोत सरकार खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रही है और जल्द सरकार का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि 20 से 25 कांग्रेसी विधायक जबरदस्त गुस्से में हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश की सरकारें गिरना तो तय है, लेकिन राजस्थान में भी हालात ये हो रहे हैं कि कांग्रेस हमें कहीं मेहनत की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ही अपने आप ही कहीं सरकार को गिराने पे आतुर है और मुझे लगता है अगर यही सिलसिला रहा इस्तीफों का तो वो समय दूर नहीं कि कांग्रेस अल्पमत में आ सकती है और सरकार गिर सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहे जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, लेकिन जहां भी हमारी सरकार है उसे कोई खतरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास निरंतर चालू है। कल मैं देख रहा था बसपा की एमएलए ने बताया उन्हें 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया गया मध्य प्रदेश में। इसके पूर्व कमलनाथ जी कह ही चुके हैं कि उनके 10 विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास भाजपा ने किया। कर्नाटक में ऐसे आरोप लगते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मामले में
किसी भी हद तक गिर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारी सरकारें स्थिर हैं, अस्थायी हैं। जनता का विश्वास उन्हें मिला हुआ है और वो अपने कार्यकाल का 5 साल पूरा करेंगे। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा बैठता है 101। कांग्रेस के पास फिलहाल 99 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 73 सीटें हैं। बीएसपी के 6 विधायक हैं, जबकि अन्य 21 सीटों पर काबिज हैं। बीएसपी के समर्थन से गहलोत सरकार चल रही है। अगर बीएसपी समर्थन खींच ले या कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा दे दें, तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ सकती है। मरुधरा की सियासत में आने वाले कुछ दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इधर राजस्थान में घमासान मचा है तो उधर कर्नाटक में भी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग करने की मांग कर डाली। कर्नाटक में एक बार फिर ऑपरेशन कमल को अंजाम देगी बीजेपी। क्या कर्नाटक में बीजेपी तख्ता पलट की कोशिश में है? और क्या कांग्रेस जेडीएस की सरकार खतरे में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद दक्षिण में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई नाराज विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जो जेडीएस कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। वहीं कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने भी कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में सूबे की 28 में से 25 सीटें हार चुकी कांग्रेस के पास अब राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसीलिए विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। No, very well. We are 177 assembly constituents. We are number 1 place out of 25 Lok Sabha, 125 Lok Sabha constituencies. Better if they dissolve the assembly and go for fresh election. For that, we'll welcome. बीजेपी के एक्शन से घबराई कुमारस्वामी सरकार भी हरकत में आ गई है। अब खबर है कि कुमारस्वामी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 कांग्रेस विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिनके बीजेपी में जाने का डर है। इसके अलावा कुछ ईमानदार विधायकों से मंत्री पद वापस लिया जा सकता है, ताकि बीजेपी के इरादों को नाकाम किया जा सके। सीएम कुमारस्वामी खुद कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बैठता है 113। फिलहाल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के पास 38 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। अगर बीजेपी कांग्रेस या जेडीएस के कुछ विधायकों को तोड़ दे तो कुमारस्वामी सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि पिछले प्रयास तो सफल नहीं हुए, लेकिन अब बदलते सियासी समीकरणों में कुछ भी मुमकिन है। गुजरात कांग्रेस में भी उथल पुथल की खबरें हैं। पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस के बागी नेता अल्पेश ठाकोर ने बड़ा बयान दिया है। अल्पेश ने दावा किया है कि कांग्रेस के 15 से 17 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस का हाथ झटक चुके अल्पेश ठाकोर ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात में कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि वो 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ सकती। कांग्रेस माइनस हुई क्यों? क्योंकि संगठन और चुने हुए एमएलए उनके खिलाफ की लड़ाई चल रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त के अंदर मैं नहीं मानता कि ये लोग टिकेंगे, और अगर टिके तो जीतेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर यही चलता रहा तो 2022 में ये लोग लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। कांग्रेस से खफा अल्पेश अब बीजेपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। अल्पेश ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। मोदी साहब हैं, उनकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती, और अमित भाई की कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं हो सकती। तो मोदी साहब से मैं, और देखिए आज मेरे सर्टिफिकेट की तो जरूरत है नहीं,
वो एक देश दुनिया में उनका नाम है और राष्ट्रीय पुरुष इतने बड़े हैं और अभी इतने बड़े लीडर है कि अब अगर हम उनके बारे में कुछ कहेंगे तो भी हम छोटे बनते हैं और इतना बड़ा व्यक्तित्व अब उनका है। तो मुझे मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट हाँ, मैं उनको तो बहुत मानता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हाथ के निशान पर माननीय बने ठाकुर ने पार्टी को अच्छा सिला दिया है। अल्पेश जी ने बताया है कि इसमें इतना होगा, ये होगा। मैं मानता हूं कि अपनी बात सामने वाले के पास जाके बड़ी बड़ी करना, मुझे लगता है राजनीति में कोई नई बात नहीं है। जो भी लोग पक्ष के खिलाफ काम करते हैं, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है। कांग्रेस पक्ष में थे, हमने पूरी पक्ष की टिकट दी, पक्ष के निशान पे टिकट दिया, विधायक बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, राष्ट्रीय सचिव दिया, हमने हर मान सम्मान दिया। बावजूद अल्पेश जी ने पक्ष के खिलाफ काम किया है। अगर कांग्रेस के कुछ और विधायक बागी हुए तो गुजरात में नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए संभलना और भी मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत पाकिस्तान के रिश्ते दुश्मनी की कब्र में दफन होते जा रहे हैं, जिसका असर साफ दिखने लगा है। मोदी की शपथ ग्रहण में इमरान खान को न्योता नहीं दिया गया। उधर पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति से जुड़ी धरोहरों पर अटैक होने लगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से करीब 100 किलोमीटर दूर बाबा गुरु नानक महल में तोड़फोड़ की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तोड़ दिया और उसमें लगे बेशकीमती दरवाजे, खिड़कियों और सामान को बेच दिया गया। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने इस सब से आंख मूंद ली। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिखों की ऐतिहासिक धरोहर को तोड़वाने में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत संभव है। भारत में इसे लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुषमा स्वराज और पाक उच्चायोग को खत लिखकर इसकी शिकायत की। बहुत ज्यादा दर्दनाक भी है और दुखदायी भी है और अफसोस इस बात का है कि वहां की सरकार यह भी मानने को तैयार नहीं कि वो महल गुरु नानक देव जी महाराज जी की से संबंधित है। मैं बताया कि इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। अब 550 साल को लेकर वहां पे और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले भी जमीन खुर्द-बुर्द की गई, एक जगह मॉल बना के बेचने की कोशिश की गई और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया, लेकिन सरकार कुछ खास कर नहीं पा रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम इस प्रॉपर्टी के लिए आश्वासन दें और प्रधानमंत्री जी खुद आश्वासन दें दुनिया भर के लोगों को। गुरु नानक महल नारोवाल कस्बे में था। महल में 16 कमरे थे और हर कमरे में 3-3 दरवाजे। महल की दीवारों पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और हिंदू शासकों की तस्वीरें बनी थी। बाबा गुरु नानक महल 400 साल पहले बनाया गया था, जिसे दुनिया भर से सिख समुदाय के लोग देखने के लिए पहुंचते थे। इस घटना को लेकर स्थानीय निवासी मोहम्मद असलम ने पाकिस्तान अखबार डॉन को जानकारी दी। उसके मुताबिक इस पुरानी इमारत को बाबा गुरु नानक महल कहा जाता है और हमने उसे महला नाम दिया है। भारत समेत दुनिया भर से सिख यहाँ आया करते थे। औकाफ विभाग को इस बारे में बताया गया कि कुछ प्रभावशाली लोग इमारत में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई यहाँ पहुंचा। प्रभावशाली लोगों ने औकाफ विभाग की मौन सहमति से इमारत को तोड़ दिया और उसकी कीमती खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान और लकड़ियां बेच दी। पाकिस्तान में इस तरह की हरकत को लेकर भारत में मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से दोनों देशों के आपसी संबंधों पर असर पड़ता है। हर धर्म वालों का आदर होना चाहिए। हमारा मजहब तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई गुरुद्वारे में या मंदिर में बैठा हुआ है उसको भी न छेड़ा जाए। तो अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए और कहीं भी अगर किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। स्थानीय प्रशासन ने आंखें मूंदी हुई हैं। यहाँ तक कि नारोवाल कस्बे के एक अधिकारी नानक महल की इमारत की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। साफ है, पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति से जुड़ी धरोहरें एक बड़ी साजिश का शिकार हो रही हैं, जबकि इससे पहले पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार की कई खबरें आती रही हैं। ऐसे में इमरान खान को अगर भारत का दिल जीतना है तो सबसे पहले पाकिस्तान में हो रही इस तरह की हरकतों पर लगाम लगानी होगी। तब जाकर मोदी सरकार का भरोसा जीता जा सकेगा और फिर आगे कुछ बात बन सकती है।
वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने खास अंदाज में सावरकर को याद किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन भूपेश बघेल के सावरकर पर दिए विवादित बयान से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा। वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने इस तरह सावरकर का मतलब समझाया। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट किया और वीर सावरकर को परम देशभक्त बताया। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। पीएम के अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने भी संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर को याद किया। लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, अर्जुन मेघवाल, प्रकाश जावड़ेकर और विजय गोयल समेत कई बीजेपी नेताओं ने सावरकर की तस्वीर को नमन किया। बीजेपी तो अपने परम पूजनीय वीर सावरकर के सामने शीश नवा रही है, लेकिन कांग्रेस ने सावरकर की वीरता और महानता पर तगड़ा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत विभाजन का बीज तो सावरकर ने ही बोया था। आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ। बहुत सारे लोग नेहरू जी का इसमें दोष देखते हैं, लेकिन दरअसल जिन्ना ने देश का बंटवारा किया और उसके 16 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर ने, जो हिंदू महासभा के नेता थे, और उन्होंने धर्म आधारित हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी। बीजारोपण सावरकर ने किया था और उसे पूरा करने का काम जिन्ना ने किया। बघेल के इस बयान पर बखेड़ा हो गया। बीजेपी नेताओं ने बघेल के बयान की निंदा की है। देखिए, कांग्रेस के नेता की आदत है देशभक्तों का अपमान और देशद्रोहियों का सम्मान, ये उनको लत लग गई है। इन्हीं सब बयानों की वजह से तो जनता ने उनका ये हाल किया है। अगर कांग्रेस अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है, वीर सावरकर का अपमान करना, देशभक्तों का अपमान करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक से एक अच्छी अच्छी बातें कहेंगे कांग्रेस के नेता, और जो वीर सावरकर को गाली देने का काम वो करते रहते हैं। सावरकर को 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल यानी काला पानी की सजा हुई। एक शोध के मुताबिक 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी के लिए पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि वो अब कभी भी अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करेंगे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। लेकिन इतिहास में सावरकर की वीरता को लेकर यही एक राय नहीं है। बीजेपी जहां सावरकर के हिंदुत्व को पूजती है, वहीं कांग्रेस उन्हें विभाजनकारी बताती है। पिछले दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल सावरकर की वीरता की कहानियों को भी हटाने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब मौत बनकर आई। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोग मारे गए हैं। कई और लोगों की हालत गंभीर है। नहीं थम रहा है जहरीली शराब का कहर। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब ने ली कई जान। हमारा बड़ा भाई मर रहा है, हम क्या करें? हमारे 12 से ज्यादा लोगों की मौत, कई अधिकारी सस्पेंड। यूपी में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन जहरीली शराब का कहर जारी है। बाराबंकी के रामनगर इलाके में जहरीली शराब पीने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रामनगर पुलिस के मुताबिक रानीगंज गांव और उसके आसपास के छोटे गांव के कई लोगों ने सोमवार की रात शराब पी थी। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। एक एक कर कई लोगों की मौत हो गई। नहीं देगी फांसी तो हम लोग फांसी उनका देंगे। हाँ, नाम में लड़के हैं, इनको कौन से उतारेगा? हमारा बड़ा भाई मर रहा है, हम क्या करें? हमारे है। यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया, इस मामले में योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए
DIO बाराबंकी शिव नारायण दुबे, आबकारी निरीक्षक रामतीर्थ मौर्य, रामनगर SO और CO सस्पेंड कर दिए हैं। 3 हेड कांस्टेबल और सर्कल के 5 कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है। ये बहुत दुखद बात है। लगातार हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर तत्काल हम लोग ने बहुत समझाने के बावजूद भी और करने के बाद भी आज भी उसमें सुधार की आवश्यकता है। डिप्टी होते हैं और एक ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं उस एरिया के, वो तो अभी वहाँ पर गए, हमारे आबकारी आयुक्त भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन वहाँ पर है ही, तो उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए तो उस पर हम विचार करेंगे। इस पूरे मामले में गहराई से जांच करके कि कौन इसमें शामिल है, क्या पूरा रैकेट है, पूरा गिरोह है, पूरा कोई माफिया है, कैसे खुली बोतल में वहां पर शराब बेची गई, कैसे खुली बोतलें वहां पहुंची, बंद बोतलों से कैसे लोगों की डेथ होगी, तमाम पहलुओं की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने DM और SP को तुरंत मौके पर पहुंचने और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा योगी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को भी तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। बाराबंकी किसान यूनियन के मुताबिक 12 मार्च को जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी हो गई थी कि रानीगंज और रामनगर में जहरीली शराब बेची जा रही है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। डेफिनेटली लिया होगा और ये जिला उपायुक्त डेफिनेटली किया होगा। अभी जांच का विषय है। ये उपायुक्तारी, जिला उपायुक्तारी जो है निश्चित तौर पर यदि कहीं ज्ञापन देते उनको जाता है, उसका संज्ञान लिया जाता है। पूरा 12/3/2019 को ये 3 नंबर पॉइंट रानीगंज बाजार दारू की दुकान स्पष्ट लिखा हुआ है भाई साहब, और ये जिलाधिकारी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय जिलाधिकारी कौन थे? यही जो इसमें उदयभान त्रिपाठी। इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में 98 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे हादसों के बाद सरकार जागती तो है, एक्शन भी लेती है, लेकिन जब खुलेआम जहरीली शराब का कारोबार चलता है तब सरकार आंखें मूंदे बैठी रहती है। और नहले पे दहला में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। पायल नाम की एक लड़की जो अभावों में पली बढ़ी, उसके हौसले काफी बुलंद थे। उसका ख्वाब था वो डॉक्टर बनकर आदिवासी समाज की सेवा करे, लेकिन समाज की जहरीली जातिवादी सोच ने उसके सपनों को रौंद दिया। मुंबई में मेडिकल की स्टूडेंट ने रैगिंग से तंग आकर कुछ दिन पहले सुसाइड कर ली थी। उस लड़की के घर वाले आज इंसाफ के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। बेटी चली गई, अब माँ इंसाफ के लिए तरस रही है। हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है, बेटी के कातिलों को बख्शना नहीं। मुंबई में पायल के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पायल ताडावी ने 22 मई को सुसाइड किया था। सुसाइड लेटर में सीनियर स्टूडेंट को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। घर वालों के मुताबिक पिछले 1 साल से पायल के साथ सीनियर स्टूडेंट रैगिंग कर रही थी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल के लिए ऑपरेशन थिएटर में घुसने तक नहीं देती थी। सिर्फ आदिवासी होने की वजह से पायल पर अभद्र टिप्पणी की जाती थी, जिससे तंग आकर पायल ने खुदकुशी कर ली। हालांकि इससे पहले नायर अस्पताल के डॉक्टरों से इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी ने पायल के मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन मुझे 3:45 बजे पायल ने फोन किया और बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी, मम्मी मुझे इतना वार्ड में कि दूसरी वार्ड में सुनाई जाए, इतनी जोर जोर से है माँ भक्ति। और वो अंकिता चिल्ला रही थी, बोलती थी कि तुझे हम हकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। हम 1 साल है अभी यहाँ, 1 साल तक तो तुझे कुछ भी सीखने नहीं देंगे, तुझे गधों का डॉक्टर करके बाहर भेजेंगे, तुझे ओटी में पैर भी नहीं रखने देंगे, डिलीवरी करने नहीं देंगे, तुझे स्वीपर जैसा काम करना है। पुलिस जांच के अलावा नायर अस्पताल की तरफ से मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी जांच के बाद 3 सीनियर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पायल के घर वालों ने तीनों डॉक्टरों पर हत्या का शक भी जताया है।
उसकी जो यूनिट हेड थी चिनलिंग मैडम, उनसे मिलने गए तुरंत, तो उन मैडम को हम लोगों ने सारी हकीकत बताई, उन तीनों लड़कियों के बारे में बताया। वो मैडम ने भी हमारा साथ न देते हुए उन तीनों लड़कियों को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर पायल को तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब पायल तीनों लड़कियों से कैसे तकलीफ हो सकती है, इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ भी हो पायल में ही प्रॉब्लम हो, ऐसा उन लोगों ने बोल के उन तीनों लड़कियों का सपोर्ट किया। पायल महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली आदिवासी समाज से आती थी, इसलिए वहाँ की मुश्किल भरी जिंदगी उनके जहन में थी। इसलिए पायल अपनी पढ़ाई पूरी करके आदिवासी इलाके में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके सपनों को कुछ जाति के नाम पर जहर घोलने वाली लड़कियों ने तोड़ दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़की अचानक छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। लड़की के ऑफिस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। गुरुग्राम की रामा क्वीन, छठी मंजिल पर चढ़कर हंगामा, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आपने कई ड्रामा क्वीन देखी और ये युवती भी उन्हीं ड्रामा क्वीन में से एक, जिन्होंने आग देखा ना ताव और चढ़ गई एक कंपनी की छठी मंजिल पर और देने लगी कंपनी वालों को मरने की धमकी। करीब आधे घंटे तक इस युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सभी उसे बार बार समझाते रहे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। उधर कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ पुलिस का हलक सूख रहा था, लेकिन युवती टस से मस होने को तैयार नहीं थी। जब उसे कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि उसकी नौकरी नहीं गई है, तब जाकर वो छत की चारदीवारी से नीचे उतरी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। ये पूरा मामला 23 मई का है। बताया जा रहा है जैसे ही वो सुबह ऑफिस पहुंची, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद परेशान युवती ने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची और चढ़ गई बिल्डिंग की छत पर और देने लगी सुसाइड की धमकी।